हाँ तो बच्चों, आज अपना बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर जो 7 है वो कहाँ से शुरू होना है, ये आपको 5th तक, सॉरी 6 जो अपना लेक्चर हुआ था वहाँ तक आपको ये करवा दिया था। ठीक है, 6 जो लेक्चर है उसको एक बार से दोबारा रिवाइज कर देते हैं अपन। केवल इस चीज़ को, लघु बीजाणुधानी का विकास पढ़ा था 6 लेक्चर में अपन ने। लघु बीजाणुधानी के विकास के दौरान क्या हुआ था, लघु बीजाणुधानी किसको कहा है हमने, परागकोश को। तो ये परागकोश की संरचना का विकास पढ़ा। परागकोश के निर्माण की प्रक्रिया में हमने बताया था सर्वप्रथम क्या होता है कि जो परागकोश या लघु बीजाणुधानी का विकास है वो किस रूप में शुरू होता है, कोशिकाओं के एक समांगी समूह बनता है। समांगी समूह का मतलब एक समान कोशिकाओं का समूह, एक पिंड के रूप में वो ये संरचना हुई। सब इसको चारों ओर से क्या होता है, एक स्तर घेरे रहता है जिसको कहते हैं बाह्य त्वचा, ये सबसे बाहरी स्तर है। और अधे त्वचीय कोशिकाएं, अधे त्वचा कहते हैं बाह्य त्वचा से अंदर की ओर कोशिकाओं के 3 से 4 स्तर, वो अधे त्वचा कहलाते हैं। तो कुछ अधे त्वचीय कोशिकाएं किस रूप में कार्य करती हैं, प्रप्रसूतक के रूप में। प्रप्रसूतक कोशिका कहते हैं ऐसी विभज्योतकी कोशिका जो आगे चल के विभाजनों द्वारा जनन संरचनाओं का निर्माण करती है। प्रप्रसूतक कोशिकाओं में पहला अनुप्रस्थ विभाजन हुआ एक, उससे 2 कोशिकाएं बनी। बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ बनी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। अब यहाँ से आगे का विकास हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि ये हमने केवल आधे भाग का ही चित्र बनाया है ना, पूरे का बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। अब देखिए, सबसे बाहरी जो स्तर है वो कौन सा था, बाह्य त्वचा, लिख दिया। इसमें क्या होगा, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, प्राथमिक भित्ति कोशिका में कई सारे अनियमित विभाजन होते हैं और उन अनियमित विभाजनों के फलस्वरूप हमने बताया था कितनी परतों का निर्माण होता है, 3 से 5 परतों का निर्माण होता है। ठीक है, जिनको हम 4 प्रकार की भित्तियों में, 4 प्रकार के स्तरों में बांट देते हैं। वो कौन कौन से होंगे वो नाम ले लेते हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा से अंदर की ओर, जैसे इनको हम अलग एक पॉइंट लगा करके दिखाया जाए तो ये स्तर कहलाता है अंतःस्थीशियम। बाह्य त्वचा से बिल्कुल नीचे का जो स्तर बना उसका नाम क्या हो गया, अंतःस्थीशियम। उससे अंदर के 2 या 3 स्तर कोशिकाओं के कहलाते हैं मध्य परत, मिडिल लेयर। ठीक है, और फिर उससे अंदर की तरफ ये जो अलग प्रकार की कोशिकाएं बनाई हुई हैं, ये स्तर कहलाता है टैपिटम। क्या कहलाता है, टैपिटम। ठीक है, फिर से देखते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका में अनियमित विभाजन होने से कितनी परतें बनी, परतें 4 है ना। सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा, उससे भीतर की परत अंतःस्थीशियम, उससे भीतर की 2 या 3 परतें मिलकर के बनाती हैं मध्य परत, और सबसे भीतर की जो स्तर होता है उसको कहते हैं टैपिटम। ये किससे विकास हुआ है, प्राथमिक भित्ति कोशिका से, इस कोशिका से। अब अपन इस कोशिका की बात करते हैं, किसकी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की। प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं ये टैपिटम स्तर के नीचे की तरफ, इनमें क्या होगा, इनमें भी कई सारे विभाजन होते हैं और इस तरीके की कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं।
इस तरीके से। ठीक है बेटा, समझ में आया। ये कोशिकाएं किससे बनी? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से, है ना। अब यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अपन पहुँचे हैं, सभी विभाजन कौन से हुए हैं? समसूत्री। ठीक है, सारे विभाजन समसूत्री हुए हैं। अब प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका अनियमित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का क्या बनाती है? बहुत सारी कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाएं बनाती है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं बीजाणु जन कोशिकाएं, या इन्हीं का नाम होता है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन गई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना, जो लघु बीजाणु धानी का विकास हमें पढ़ना है वो कहाँ तक पढ़ना है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका तक पढ़ना है। इससे आगे की प्रक्रिया का जो नाम है वो बदल जाता है, उसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो वो आगे आएगा। यहाँ तक कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है लघु बीजाणु धानी का विकास। ठीक है, अब यहाँ प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, एक कोशिका में अनेक समसूत्री विभाजन होने से क्या बन गई? बीजाणु जन कोशिकाएं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, है ना। अब हम क्या करना है, ये जो हमें स्तर पड़े 4 किससे बने? प्राथमिक भित्ति कोशिका से। ये जो स्तर बने हैं इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, कौन सा स्तर किस प्रकार का है और उनकी क्या उपयोगिता है, क्यों बने इतने 4 स्तर। ठीक है, तो एक बार तो मैं ये पहला डायग्राम मिटा देता हूँ इधर से, दूसरा भी मिटा लो, तीसरा अपन अभी रखते हैं, थोड़ा सा काम पड़ेगा इससे। चलिए स्तरों के नाम लिख देते हैं। बाहर से भीतर की ओर चलना है अपन को। पहला स्तर बाह्य त्वचा। ठीक है, किसके स्तर है ये? लघु बीजाणु धानी के भित्ति परतें हैं ये, बाह्य त्वचा हो गया। दूसरा कौन सा आ गया? अंतः एस्थीसियम। तीसरा कौन सा है? मध्य परत। और चौथा कौन सा है? टैपिटम। 4 परतें हैं। ठीक है, इन 4 परतों में से जो पहली है बाह्य त्वचा, सबसे पहली विशेषता ये क्या है? सबसे बाहरी स्तर है। पहली विशेषता, लघु बीजाणु धानी का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? बाह्य त्वचा कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा बाह्य त्वचा का ज़्यादातर काम किसका रहता है? सुरक्षा का, अंदर के स्तरों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा स्तर कौन सा है? अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम जो स्तर है ये, इसकी एक विशेषता है, इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं। कैसी प्रकृति की होती हैं? आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं। आर्द्रता ग्राही प्रकृति क्या होती है? आर्द्रता का अर्थ होता है नमी, ग्राही माने ग्रहण करना, यानी ऐसी कोशिकाएं जो नमी को ग्रहण करके यानी अवशोषित करके फूलती हैं और शुष्क परिस्थितियों में सिकुड़ती हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को आर्द्रता ग्राही प्रकृति
कहा जाता है। दूसरा, इनका जो मुख्य कार्य है वो होता है स्फुटन में सहायक। स्फुटन माने टूटना, फटना। स्फुटन किसका होगा? लघु बीजाणु धानी का, यानी परागकोश का। जब परागकोश के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? परागकोश फटता है और परागकण बाहर वायु में उड़ जाते हैं या बिखर जाते हैं। तो दो विशेषताएं हैं अंतःस्थिशियम की। आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है और इस प्रकृति के कारण ही नमी ग्रहण करके फूलना और शुष्क परिस्थितियों में सिकुड़ना। इन प्रकृति के कारण ये किस में सहायक है? स्फुटन में सहायता करता है। अब आते हैं मध्य परत पर। मध्य परत जो होती हैं, सबसे पहली बात 1 से 3 स्तर होते हैं कोशिकाओं के। क्या होते हैं? 1 से 3 स्तर होते हैं। दूसरा, परागकणों के परिपक्वन के समय, ठीक है, पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यानी यहाँ लघु बीजाणु जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन रही हैं, इनसे परागकण बनेंगे। परागकण जब तक पूर्णतः परिपक्व होते हैं तब तक क्या होता है? ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है? इन परतों का उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है। ठीक है, तो दो विशेषता। सबसे पहला, मध्य परत की कितने स्तर होते हैं? 1 से 3 स्तर। और परागकणों के परिपक्वन के समय ये क्या हो जाते हैं? पूर्णतः जब तक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। सबसे मुख्य लघु बीजाणुधानी या परागकोश का स्तर है वो है टैपीटम। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि टैपीटम क्या होता है? पोषक स्तर है। क्या है? पोषक स्तर। ध्यान दें, हमें ध्यान ये देना है कि टैपीटम जो स्तर है वो किसके बीच में है? टैपीटम स्तर ये है जो हमने कोशिकाएं बनाई है, किसके बीच में है? पूरी बीजाणुधानी भित्ति और बिन बीजाणु या बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच में, दोनों के बीच में है। अब हम पढ़ रहे थे मध्य परत परिपक्वन के समय पूर्णतः नष्ट क्यों? उनका उपयोग किस में हो रहा है? पोषण में हो रहा है। तो यदि इन मध्य परतों का पोषण कहाँ तक पहुँचेगा? इन कोशिकाओं, बीजाणुजन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणुओं तक पहुँचेगा। तो किसके माध्यम से पहुँचेगा? टैपीटम के माध्यम से, क्योंकि टैपीटम बीच में है दोनों के। टैपीटम के माध्यम से पहुँचेगा। तो इसलिए चाहे वो भले ही कहीं से आए, लेकिन इन कोशिकाओं को पोषक पदार्थ मिल रहे हैं कहाँ से? इस स्तर से। तो इसलिए टैपीटम स्तर को क्या माना जाता है? पोषक स्तर माना जाता है। यहाँ तक माना जाता है कि यदि परागकोश या लघु बीजाणुधानी के निर्माण के दौरान जब भित्ति परतें बनती हैं, तो मान लीजिए 3 परतें बन जाएं और टैपीटम नहीं बने, ऐसा क्वेश्चन भी देते हैं कि यदि लघु बीजाणुधानी के निर्माण के समय टैपीटम स्तर विकसित नहीं हो तो क्या होगा? तो उसमें जो लघु बीजाणु या परागकण हैं उनका विकास या उनका निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्योंकि टैपीटम क्या है? एक पोषक स्तर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं जो टैपीटम होते हैं वो 2 प्रकार के पढ़ते हैं अपन। टैपीटम के प्रकार, टैपीटम के प्रकार में पहला जो टैपीटम है उसको कहते हैं अमीबीय टैपीटम। क्या कहते हैं? अमीबीय टैपीटम। या इसका एक दूसरा नाम और होता है पेरीप्लाज्मोडियल टैपीटम अंग्रेजी में। ठीक है,
अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम हैं, ये बहुत रेयर केस में विकसित होते हैं या पाई जाती हैं, बहुत कम। लेकिन होते क्या हैं वो आपको समझा देते हैं एक बार। अमीबीय का अर्थ होता है, आपने अमीबा के बारे में पढ़ रखा होगा। अमीबा क्या है, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, वो गति करता है। तो जो पोडियम बनते हैं उससे, स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं, कूटपाद, तो एक उभार आगे बढ़ा, फिर आगे इस तरीके से बढ़ता जाता है उभारों के द्वारा। तो अगर मान लीजिए हम एक पादप कोशिका के बारे में बात करें, सिंपल सी, ठीक है, तो पादप कोशिका में होता क्या है, ये आपने पढ़ा होगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये क्या है, मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, है ना, और ये इसमें क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें स्थिति क्या है, अगर मान लीजिए कोशिका की कोशिका भित्ति हट जाए तो अब ये झिल्ली युक्त संरचना क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कहलाती है। ये पूरी संरचना क्या हो गई, जीव द्रव्य। अमीबा क्या है, अमीबा भी एक जीव द्रव्य की फॉर्म है, एक जीव द्रव्य का रूप मान सकते हैं। तो उस अमीबा समान जीव द्रव्य के समान संरचना बन गई इसकी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, अमीबीय टैपिटम दिया है। ठीक है, अब होती क्या है, हमने केवल अभी यहाँ अमीबीय शब्द का अर्थ समझा। अमीबीय टैपिटम क्या है, कई बार क्या होता है, ये जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती है इस तरीके से। ध्यान दो, जब यहाँ कोशिका भित्ति ये नष्ट हो गई तो क्या होगा, इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य निकल के कहाँ आ जाएगा, इस भाग में आ जाएगा, नहीं आएगा। जब इन सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी तो इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य निकल के कहाँ जाएगा, इस भाग में आ जाता है। आने के बाद अमीबीय गति करता हुआ तैरता रहता है और ये क्या करेगा, पोषण देता रहता है, किसको, बीजाणु मात्र कोशिकाओं को। इसीलिए इसको अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो टैपिटम होता है उसको कहते हैं स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम। अधिकांश आवृतबीजियों में स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम पाई जाती है। स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम का अर्थ क्या हो गया, इसमें क्या होगा, पहले अमीबीय में तो हमने पढ़ा कि कोशिका भित्ति के नष्ट होने पर इनका जीव द्रव्य निकल के कहाँ जाता है, इस बीजाणु वाले कोष्ठ में मुक्त रूप से तैरने लगता है अमीबीय गति करते हुए। लेकिन यहाँ दूसरी जो प्रकार की टैपिटम पढ़ रहे हैं स्रावी या ग्रंथिल, इसमें क्या होता है कि इन कोशिकाओं से जो भी पोषक स्तर हैं वो पोषक स्तर इन कोशिकाओं के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुँचे, टैपिटम कोशिका में, और टैपिटम कोशिका स्रावित कर देती है उनको कहाँ, बीजाणुओं के लिए। इस वाली जो टैपिटम है उसमें कोई भी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होगी और कोई भी कोशिका अमीबीय रूप से जीव द्रव्य गति नहीं करेगा उसका। केवल क्या हो रहा है, जो पोषक पदार्थ हैं वो स्रावित होते हुए टैपिटम की कोशिकाओं में पहुंचते हैं और टैपिटम की कोशिका उनको स्रावित कर देती हैं कहाँ, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए या बीजाणु जन कोशिकाओं के लिए। ठीक है, और ये जो स्रावण की प्रक्रिया है वो कब तक चलती रहती है, जब तक लघु बीजाणुओं का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक ये स्रावी टैपिटम क्या करती रहती है, पोषक पदार्थों को स्रावित करती रहती है। ठीक है, तो अधिकांश आवृतबीजी पौधों में कौन सा टैपिटम पाया जाता है, स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम। ठीक है, अब इनकी ये जो टैपिटम है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या, सबसे पहली बात, स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम से लिपिड युक्त गोलाकार संरचनाएं
लिपिड युक्त गोलाकार संरचनाएं भी स्रावित हो जाती हैं, जिनको कहते हैं, उनका नाम है प्रोयूबिस्काय। क्या नाम है जिनका? प्रोयूबिस्काय। ये जो प्रोयूबिस्काय है, ये जब यहाँ आ जाता है कोशिका से एक लिपिड युक्त गोलाकार संरचनाओं के रूप में, प्रोयूबिस्काय कहाँ आ गया? इन लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं वाले भाग में आ गया। यहाँ आने के बाद ये बदल जाता है किसमें? फिर इसका नाम हो जाएगा यूबिस्काय। क्या नाम हो जाएगा? यूबिस्काय। और इस यूबिस्काय का कार्य क्या होता है? जो लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं उनके जो बाहरी स्तर, जिसको हम बाह्य चोल कहते हैं, का निर्माण यानी यूबिस्काय से एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ निर्मित होता है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। किसका निर्माण होता है? यूबिस्काय से एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्पोरोपोलेनिन बनता है। ये स्पोरोपोलेनिन इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जब लघु बीजाणु बन जाते हैं तो उन लघु बीजाणु के चारों ओर सबसे बाहरी स्तर निर्मित कर देता है। उनके चारों ओर क्या बनाता है? एक स्तर, एक आवरण बना देता है। ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही क्या कहते हैं, विशेष किस्म का पदार्थ है, जिसका जैविक और भौतिक अपघटन आसानी से नहीं होता। इसलिए जो परागकण हैं वो कैसे बने रहते हैं? सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रंथिलीय स्रावी टैपिटम, एक विशेषता इस ग्रंथिलीय स्रावी टैपिटम से क्या होगी? पहली, लिपिड युक्त गोलाकार संरचनाएं जिनका नाम प्रोयूबिस्काय है का स्रावण होता है, और जो स्रावण होने के बाद यूबिस्काय कहलाता है। इस यूबिस्काय से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निर्मित होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन जो लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं उनके चारों ओर उनका बाहरी स्तर, मोटा स्तर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य चोल। ठीक है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो विशेष प्रकार का पदार्थ है, इसका क्या नहीं होता है? जैविक और भौतिक अपघटन आसानी से नहीं होता है। एक और दूसरी बात इसी के लिए, स्रावी या ग्रंथिल टैपिटम जो होता है, इसी से एक पदार्थ और स्रावित होता है, जिसको कहते हैं पोलन किट। क्या कहते हैं? पोलन किट। पोलन किट भी एक वसा युक्त पदार्थ, वसा का युक्त पदार्थ है। ये भी क्या होगा? परागकणों के बाहर की ओर चारों तरफ एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से परागकण जो होते हैं वो तेलीय परत बन जाती है उनके ऊपर, पोलन किट के कारण। तो पोलन किट के कारण तेलीय परत बन जाती है, जिससे वो चिपचिपे हो जाते हैं परागकण, और उनमें एक विशिष्ट गंध होती है इस पोलन किट पदार्थ में। तो इन दोनों कारणों से, पोलन किट के जो दो लक्षण हैं, इन दोनों लक्षणों से क्या होता है? कीट आकर्षित होते हैं, जिससे परागण की क्रिया आगे संपन्न होती है। ठीक है। तो अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है? केवल भित्तियाँ पढ़ी हैं। 4 भित्ति परतें, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीशियम, मध्य परत और टैपिटम। ये बाहर से भीतर की ओर हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है, एक स्तरीय परत है, सबसे बाहर का स्तर होता है, और क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अंतःस्थीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहली बात, अंतःस्थीशियम कहाँ पाया जाता है? बाह्य त्वचा से अंदर की ओर। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। आर्द्रताग्राही प्रकृति का मतलब नमी अवशोषित करके फूलना और शुष्क परिस्थितियों में सिकुड़ना।
इस प्रकृति के कारण इनका जो मुख्य कार्य हो गया वो क्या हो गया, स्फुटन में सहायता करना। तीसरी भीतरी परत मध्य परत है, इसके 1 से 3 स्तर होते हैं और परागकणों के परिपक्वन के समय पूर्णतः नष्ट हो चुकी होती है। उसका कारण इन परतों का उपयोग लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पोषण के रूप में कर लेती हैं। आगे आता है टैपीटम। टैपीटम बहुत ही मुख्य और विशेष स्तर है किसके लिए, इनके लिए लघु बीजाणु धानी का जब विकास पढ़ते हैं तो उसमें ये पोषक स्तर होता है। सारा जो पोषक पदार्थ हैं वो सभी इनके यहाँ से स्रावित होते हैं टैपीटम से। और इनकी प्रकार 2 हो गए, अमीबीय टैपीटम और स्रावी और ग्रंथिल टैपीटम। अमीबीय टैपीटम क्या होते हैं, अमीबीय टैपीटम में क्या होगा, टैपीटम की कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है और इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है वो अमीबीय गति करते हुए कहाँ आ जाता है, इस कोष्ठ में आ जाता है जहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं और मुक्त रूप से तैरने लगता है। ठीक है, बहुत कम पाए जाने वाला टैपीटम है ये। अधिकांश आवृत बीजों में स्रावी या ग्रंथिल टैपीटम पाया जाता है। स्रावी या ग्रंथिल टैपीटम क्या है, जो भी पोषक पदार्थ हैं वो इन कोशिकाओं इन टैपीटम की कोशिकाओं से स्रावित होते रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति का या किसी भी प्रकार की और संरचना का नष्ट नहीं होती। विशेषता क्या है, स्रावीय ग्रंथिल टैपीटम से लिपिड युक्त गोलाकार संरचनाएं प्रोयूबिस्काय स्रावित होती हैं। ये प्रोयूबिस्काय किस में बदल जाती है, यूबिस्काय में। यूबिस्काय से निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन निर्माण करता है किसका, परागकणों के बायचोल का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता ये है कि स्रावीय ग्रंथिल टैपीटम से ही किसका श्रावण हो रहा है, पोलन किट का। पोलन किट क्या करता है, परागकणों को एक तो तेलीय सतह प्रदान करता है। तेलीय सतह के कारण क्या होते हैं, ये चिपचिपे हो जाते हैं परागकण, जो कीटों के साथ या किसी अन्य जैव जीवों के साथ चिपक करके परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, इनमें विशिष्ट गंध होती है जिससे ये कीट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें विकास कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब यहाँ से फिर आगे शुरू करना है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से आगे चलना है अपन को, जो हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।